तो लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है, लड़ाई जाति जनगणना के लिए है, नीट में जो बेईमानी हुई उसके लिए है, अग्निवीर के लिए है, ओबीसी के तमाम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जा रहा है, एनएफएस नॉन फाउंड सूटेबल रोज दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी पदों पर किया जा रहा है। संघर्ष और लड़ाई इसके लिए थी कि इस देश पर शासन कौन करेगा। शासन सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, सिर्फ सीएम नहीं, डीएम भी करता है, एसपी भी करता है। जय फूले, जय साहू जी महाराज, जय भीम, जय पेरियार, जय कर्पूरी, जय जगदेव, जय मंडल। मलियाबाद की इस धरती, पावन धरती पर आमंत्रित किए जाने के लिए डॉक्टर विजय सिंह कुशवाहा और डॉक्टर अरुण दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो विशेष अवसर है, महापरिनिर्वाण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान इस देश को दिए, उस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता। यहाँ हमारे सम्मानीय विधायक 3-4 विधायक थे, माननीय अरुण जी बैठे हुए हैं। मैं तो चाहता था कि बाकी विधायक भी हमारी बात सुने, और मुझसे अधिक डॉक्टर रतन लाल जो इस दिशा में पूरे देश में काफी मेहनत कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के कई सम्मेलनों में पूरे देश में मैं जा रहा हूं, लेकिन आज बिहार के, जहां से मैं खुद आता हूं, उस धरती पर आकर कुछ बातों को आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार चुनाव के मोड में आ रहा है और इस चुनाव में बहुत कुछ तय होगा। बिहार इस देश को रास्ता दिखाता है। आज बहुत सम्मानीय श्रोता यहाँ बैठे, कई युवा साथी भी हैं। मुझे और खुशी होती जब हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक युवा बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले और अधिक संख्या में शामिल होते, क्योंकि भविष्य उन्हीं की दांव पर है। बात आई थी वीपी सिंह जी की। माननीय वीपी सिंह जी से मैं काफी नजदीक था, और ये एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की 40 अनुशंसाएं थी। उन अनुशंसाओं में जमीन का पुनः बंटवारा, पिछड़े समाज के लोगों को सभी ठेकेदारी, सभी तरह के सरकारी कामकाजों में 27%, कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में 27%, एवं कई प्रकार से और बातें थी, लेकिन सिर्फ 2 अनुशंसाओं को लागू किया जा सका। पहला जो वीपी सिंह जी ने किया, 27% केंद्र सरकार के नौकरियों में आरक्षण, और आग लग गई थी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा भी हूं और अब पढ़ा रहा हूं। पूरे के जो अभी माननीय विधायक फतेह सिंह जी ने कहा कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में वो जो 10% लोग थे, वो आग पूरे देश में लगा, ये फैलाया कि दलितों का आरक्षण अचानक बढ़ा दिया गया, जिससे दलित और पिछड़े आपस में भिड़े। ये भी फैलाया गया कि अब नौकरियां तो मिलेंगी ही नहीं, और उनकी जो सवर्ण जातियों की जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने हाथ जोड़कर एक प्ले कार्ड लेकर कह रही थी कि अब हमारी शादी कैसे हो। यानी कि देश के 85% से अधिक जो पिछड़े दलित समाज, अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चे युवा नहीं हैं, ये धारणा बैठाई गई। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस साल वीपी सिंह जी ने यह लागू किया था 1990 में,
उस साल सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज का मतलब है कि आपके यहाँ जो कलेक्टर बन के आते हैं, जो आपके यहाँ एसपी बन के आते हैं, एएसपी बनते हैं, उन पदों पर 27% आरक्षण था, यानी 1600 वैकेंसी थी। 27% ओबीसी के लिए और 22.5 एससी एसटी के लिए मिलाकर 49 यानी 50% होता था। 1600 में 800 नौकरियां सिर्फ आरक्षित हुई थी, 800 बची हुई थी, लेकिन आग लग गई। और उसके अगले साल जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कुल संख्या कितनी थी पदों की? 300। कोई आग नहीं लगी, कोई आग नहीं लगी। 300 में 150 तो आरक्षित होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जैसे अभी लगा दी है रोक। तो इसका मतलब था कि संघर्ष और लड़ाई इसके लिए थी कि इस देश पर शासन कौन करेगा। शासन सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, सिर्फ सीएम नहीं, डीएम भी करता है, एसपी भी करता है, एसडीएम भी करता है। जहां आपको हमारे परिवार की महिलाओं को और हमारे बच्चों को हाथ जोड़कर अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, अपने कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए, विधवा पेंशन के लिए, जो वृद्धा पेंशन है, किसी चीज के लिए हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है। वो पदे भी देश के शासकों का है और उस शासन में आपका स्थान नहीं होना चाहिए। मुहिम यही है। और इसके लिए अभी माननीय विधायक फतेह सिंह जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति क्या है। मैं सिर्फ एक लाइन बताना चाहता हूं, डॉक्टर रतन लाल और भी बताएंगे। नई शिक्षा नीति में आपको स्किल दिया जाएगा, यानी पारंपरिक रूप से जो आपका व्यवसाय है, अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो बेहतर कारीगर कैसे बनेंगे, गाय चराते हैं तो बेहतर दूध कैसे दुहेंगे, क्या इसके लिए किसी स्किल की जरूरत है? जूता सीते हैं तो वही काम कैसे बेहतर करेंगे। यानी कि आप अपने व्यवसाय में लगे रहिए। देश में डीएम और एसपी आप नहीं हो सकते हैं। शिक्षा नीति की यही निचोड़। और दूसरी बात, शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जो बच्चे शिक्षित होते हैं वही शेर के समान दहाड़ते हैं, तो आपको शिक्षा से ही मरहूम कर दिया जाए। तो इन बातों को संघर्ष जो बढ़ रहा है, और मुझे खुशी है क्योंकि 2 लोकसभा क्षेत्र आसपास है। अभी काराकाट के जो सांसद है रामजी सिंह जी साहब के साथ हम लोग रामलीला ग्राउंड में, राजा राम जी के साथ हम लोग ग्राउंड में थे। और सुधाकर जी जो यहाँ से सांसद है, उनका एडमिशन भी मैं ही किरोड़ीमल कॉलेज में करवाया। अभी भी वो सम्मान रखते हैं इसका। मैं आज इस अवसर पर 1-2 बात बीपी मंडल के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो ईडब्ल्यूएस दिया जा रहा है, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं आते, ये जान ले। और क्या देश के संविधान बनाने वाले बाबा साहब ने आरक्षण उनके लिए तय किया था? बीपी मंडल साहब खुद ऐसे परिवार से थे कि जिनके पास अपना तहसीलदार, अपने नौकर चाकर और अपना एक बैरिकेड, पूरी की पूरी एक फौज थी नौकर चाकरों। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, और उनके मुख्यमंत्री में बहुत अहम भूमिका बाबू जगदेव प्रसाद की थी, शोषित दल की थी, बाबू सतीश प्रसाद सिंह जी की थी, क्योंकि चुनौती दी जा रही थी कि पिछड़े वर्ग से भी बिहार का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और वो पहली बार उस दिशा में कदम रखे थे। तो बिहार में आप लोग जानते हैं बरौनी एक जगह है, और वहां पर तेल का रिफाइनरी है और बगल में गंगा है, और उस तेल के रिफाइनरी से गंगा में तेल किसी दुर्घटनावश बह गया और उस पर आग लग गई।
और वो आग 2-3 दिन तक लगी रही, अखबारों में उसका फोटो आया। विधानसभा में आर्थिक रूप से उनसे बीपी मंडल से बहुत नीचे जो व्यक्ति थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने कहा जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा, देश में गंगा में आग लगेगी। खैर, आग तो उनके दिल में लगी हुई थी, उससे मंडल जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने साबित किया। इसके साथ त्रिवेणी संगम का भी विशेष योगदान था मंडल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि जो शासन आज है उसमें क्यों नहीं आपकी बातें सुनी जा रही। मुझे खुशी है कि काराकाट से या यहाँ बक्सर से जो लोकसभा में विपक्ष के सांसद जीत पाए, लेकिन इस स्थिति में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया पर अपनी अंकुश लगा दी है, जिस तरह से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस तरह से ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा में दिखाया। एक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में जीतने के लिए कम से कम 2/3 आपको चाहिए वोट, नहीं तो ईवीएम उसको बराबर कर देगा। तो लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है, लड़ाई जाति जनगणना के लिए है, नीट में जो बेईमानी हुई उसके लिए है, अग्निवीर के लिए है, ओबीसी के तमाम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जा रहा है, एनएफएस नॉन फाउंड सूटेबल रोज दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी पदों पर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज के लिए वक्फ बोर्ड का कानून था, जिसको कहा गया था कि संसद में इसको ठंडे बक्से में रख दिया जाएगा, वो दोबारा लाया जाएगा। तो ये लड़ाई हम क्यों नहीं जीत पा रहे, ये प्रश्न राहुल जी से मैंने, और चूंकि डॉक्टर रतन लाल और हम उनके साथ जो उनकी न्याय यात्रा चल रही थी उसमें जो उनको सलाह देने का भी हम लोग काम कर रहे थे, प्रश्न ये उठ रहा है कि हम लोग का संघर्ष सड़कों पे नहीं आ रहा। आज इस सभा में अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आदरणीय श्रोता जितने बैठे हैं और जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग, सभी से करबद्ध विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम 1 या 2 मुद्दों पर, विशेष रूप से ईवीएम हो या जाति जनगणना पर, या जिस तरह से बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण को कोर्ट द्वारा समाप्त किया गया, उसके खिलाफ एक दिन सड़क पर आने पर हम लोग की जीत निश्चित तौर से सुनिश्चित होगी। यह बात कहकर मैं अपनी बात जय संविधान कहकर समाप्त करता हूं। जय संविधान।